दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। राजधानी पटना में कृषि विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री, किसानों की डिजिटल पहचान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। ये विशेष अभियान 12 मई से 30 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों का एक सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे प्राप्त हो सके। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि निदेशक जय सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल, कृषि विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र यादव और विशेष सचिव अभिषेक कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। पटना देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द किए जाने को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यह परीक्षा रद्द होना केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत, मानसिक दबाव और भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ अब एक सामान्य बात बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला यह साबित करता है कि सरकार देश की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पूरी तरह विफल रही है। पटना बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि वे प्रतिदिन कार्यालय में होने वाली बैठक को समाप्त कर राजस्व कर्मचारियों को अपने हलका में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा है कि केवल प्रत्येक शनिवार को राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय की बैठक में शामिल होंगे। अंचल अधिकारी आवश्यक होने पर अन्य दिन ऑनलाइन मोड में बैठक करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि विभाग की पहली प्राथमिकता आमजनों को राहत पहुंचाना है और जमीन से जुड़ी समस्याओं का समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है। बिहार में इन दिनों मौसम का दोहरा मिजाज लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ अचानक हो रही बारिश, तेज हवा और वज्रपात ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और वातावरण में बन रहे दबाव की वजह से पूरे राज्य के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में बारिश और तेज हवा की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को भी पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताते हुए 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में 14 मई की शाम कुछ देर के लिए अंधेरा छाने वाला है। राजधानी पटना समेत बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट अभ्यास कराया जाएगा। इस दौरान सायरन बजते ही लोगों को अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइट बंद करनी होगी। जिला प्रशासन के मुताबिक यह विशेष अभ्यास शाम 7 बजे से 7:15 तक चलेगा। पूरे 15 मिनट तक कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसा माहौल बनाया जाएगा ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा जा सके। प्रशासन ने साफ किया है कि यह किसी खतरे या हमले की वास्तविक स्थिति नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा अभ्यास है। भारतीय रेल ने मिथिला और सीमांचल के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने न्यू जलपाईगुड़ी और अमृतसर के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद उत्तर बिहार, सीमांचल और मिथिला क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नई ट्रेन शुरू होने से बिहार, बंगाल और पंजाब के बीच सीधा रेल संपर्क और मजबूत होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और पुश पुल तकनीक वाले कोच के साथ चलाई जाएगी। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे की नई पीढ़ी की ट्रेनों में शामिल किया जाता है, जिसमें बेहतर सीटिंग व्यवस्था, आधुनिक डिजाइन और तेज रफ्तार जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। बिहार की नई सरकार के गठन और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार फुल कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना सचिवालय में आयोजित होने वाली इस अहम बैठक पर पूरे सूबे की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर,
वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों, नए मंत्रियों और विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। नई सरकार बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक है, इसलिए इसे सत्ता के अगले रोडमैप और प्राथमिकताओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जनगणना 2027 के काम में लगाए गए शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब जनगणना कार्य में लगे सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना प्रतिनियुक्ति आदेश अपलोड करना होगा। ऐसा करने के बाद ही उन्हें स्कूल के काम में राहत और अन्य सहूलियत दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिला अधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के नरौली स्थित बाल गृह से रविवार रात 10 बच्चों के फरार होने की घटना ने प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल गृह अधीक्षक अविनाश डे समेत कुल 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए लोगों में गृहफादर और 5 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। घटना के बाद मामले की जांच के लिए समाज कल्याण मंत्री डॉ श्वेता गुप्ता स्वयं नरौली गृह पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खान सर ने कहा कि NTA बड़े स्तर की परीक्षाएं सही तरीके से कराने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। खान सर ने कहा, NTA के लिए यह सिर्फ एक पेपर है, लेकिन छात्रों के लिए यह उनकी पूरी जिंदगी है। NTA का नाम बदलकर कभी भी भरोसे लायक एजेंसी नहीं रख देना चाहिए। उनका पूरा प्रशासनिक सिस्टम खराब हो चुका है। सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंपी है, लेकिन खान सर ने CBI की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में जांच बहुत लंबी चलती है और समय पर साफ नतीजे सामने नहीं आते। उन्होंने कहा, CBI की जांच इतनी लंबी चलेगी कि छात्र तब तक अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। खान सर ने सुझाव दिया कि इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। साथ ही दोषियों की पहचान और सजा के लिए तय समय सीमा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अपीलों की सादगी और सत्ता के काफिलों का तामझाम अक्सर एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में बिहार की सियासत का नजारा भी कुछ अलग नहीं रहा। पटना में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों के बड़े बड़े काफिलों ने सड़क पर ऐसा दृश्य पेश किया जिसे देखकर ईंधन बचाओ, देश बचाओ का संदेश कहीं पीछे छूटता नजर आया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काफिले को लेकर दावा किया गया कि कुल 19 वाहनों का मूवमेंट रहा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, जैमर और सुरक्षा वाहनों का पूरा घेरा शामिल था। यानी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पूरा मोबाइल सिस्टम सड़क पर उतरा दिखाई दिया। इसी तरह अन्य मंत्रियों के काफिलों ने भी चर्चा बटोरी। रत्नेश सादा, संजय टाइगर और अन्य नेताओं के काफिलों में अलग अलग संख्या में गाड़ियां शामिल रहीं। कहीं 2 गाड़ियां, कहीं 3, तो कहीं 4 गाड़ियों का मूवमेंट देखा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को पटना सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली पूर्ण मंत्रिमंडल बैठक रही, क्योंकि इसके पहले हुई बैठकों में सीएम सम्राट के साथ सिर्फ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ही मौजूद थे। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद यह चौथी कैबिनेट बैठक रही। पिछले सप्ताह हुई सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी 34 मंत्रियों के साथ यह पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बिहार के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कई अहम विभागीय प्रस्तावों, विकास योजनाओं, वित्तीय फैसलों और प्रशासनिक पर चर्चा हुई। वहीं राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, नए उद्योगों की स्थापना और सरकारी कर्मचारियों की दीर्घ प्रतीक्षित मांगों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी।
बिहार के करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। ये निर्णय राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों दोनों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक में वित्त विभाग ने प्रस्ताव रखा कि राज्य सेवकों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन धारकों को संशोधित दरों का लाभ दिया जाए, जिसे मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को हुई पहली पूर्ण मंत्रिमंडल बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों, निवेश प्रोत्साहन और कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने उद्योग, आईटी, सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए हैं। गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत अपराध और सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के 5 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण और पुलिस प्रशासन की निगरानी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत की अपील के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बड़ा संदेश देते हुए सरकारी स्तर पर कई कदमों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अतिरिक्त वाहनों के बिना कार्यक्रमों में आने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी बैठकों को बढ़ावा देने और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की गई है। इसके अलावा सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के कम उपयोग और सरकारी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने की भी सलाह दी गई है। आम लोगों से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधिक इस्तेमाल का आग्रह किया गया। पप्पू यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। कटिहार होकर दिल्ली यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि निशांत कुमार पर नशा करने जैसे आरोप लगाना पूरी तरह गलत और गैर जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति की छवि खराब करना ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि निशांत कुमार एक सज्जन और शालीन इंसान हैं और उन्हें अपनी क्षमता साबित करने के लिए कम से कम 6 महीने तक काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति की निजी परिस्थितियों को समझे बिना उस पर राजनीतिक हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार ने राज्य में हरित, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। नई नीति के लागू होने से बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इससे न केवल राज्य को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक बचत होगी और आम जनता का परिवहन खर्च घटेगा, बल्कि वायुमंडल में लाखों टन कार्बन उत्सर्जन रुकने से वायु गुणवत्ता में भी भारी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों की बचत करने की अपील के बाद बिहार सरकार ने ईंधन की खपत कम करने को लेकर कई बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की बचत को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के कारकेड में गाड़ियों की संख्या कम रखने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक ईंधन खर्च कम होगा। इसके साथ ही मंत्रियों, निगम और बोर्ड के अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने आम लोगों से भी सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा है। लोगों से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग बढ़ाने की अपील की गई है ताकि ईंधन की बचत हो सके और प्रदूषण कम किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर की गई ईंधन संरक्षण की अपील का असर बिहार में दिखने लगा है।
प्रधानमंत्री के आह्वान को अमली जामा पहनाते हुए बिहार सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने आज प्रोटोकॉल और व्यक्तिगत काफिले को छोड़कर एक ही वाहन से सफर करने का साहसिक निर्णय लिया। मंत्रियों की इस सादगी और एकजुटता ने प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। वैशाली जिले के महुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग फीशीड के मंत्री संजय सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने अलग अलग सरकारी गाड़ियों के बजाय एक ही वाहन में सवार होकर यात्रा की। इस पहल के माध्यम से मंत्रियों ने सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की बचत और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन किया है। बिहार में पुल गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ये सिर्फ हादसों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि निर्माण व्यवस्था और निगरानी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। राज्य में कभी निर्माणाधीन पुल गिर जाता है तो कहीं कई साल पुराने पुल अचानक टूटकर ढह जाते हैं। हाल ही में भागलपुर को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गिर गया। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 26 पुल गिर चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें कई पुल ऐसे भी थे जिनका निर्माण हाल के वर्षों में ही हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के आम उत्पादकों को उनके फसल का सही कीमत नहीं मिलने और विदेशों में इसके निर्यात के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई किया। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने अधिवक्ता डा. मौर्य विजय चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में विस्तृत जिलेवार हल्फनामा दायर कर की गई कार्रवाइयों का रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जून 2026 को राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में जवाब दायर किया गया था, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं था। इसमें आम उत्पादकों के लिए की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा दिया गया था। इस बार कोर्ट ने आम उत्पादन के बारे में जिलेवार रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब किया है। बिहार पुलिस महकमे में इन दिनों प्रमोशन को लेकर एक ऐसी विसंगति देखने को मिल रही है जिसने विभाग के भीतर असंतोष पैदा कर दिया है। पिछले 17 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे 2009 बैच के 422 दारोगा आज भी उसी पद पर बने हुए हैं, जबकि उनके काफी बाद यानी दिसंबर 2017 में बहाल हुए जूनियर अधिकारी इंस्पेक्टर का उच्चतर प्रभार पाकर उनसे आगे निकल गए हैं। अनुभव और वरिष्ठता की इस अनदेखी ने न केवल पुलिस के अनुशासन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सालों से ड्यूटी कर रहे अनुभवी अधिकारियों के मनोबल को भी गहरा धक्का पहुंचाया है। बिहार के बेगूसराय और आसपास के जिलों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय बेगूसराय की ओर से 15 मई 2026 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजनालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ये जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन स्थित ITI कैंपस पन्हास में लगाया जाएगा। इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी विजन इंडिया PVATL Ltd भाग ले रही है। कंपनी के माध्यम से अल्ट्रावायलेट कंपनी के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। पटना जिले के रानीतालाब थाना क्षेत्र स्थित कटारी बालू घाट पर वर्षों से काबिज माफिया सिंडिकेट की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने एक बेहद गोपनीय और सख्त पत्र जारी कर अवैध खनन के संगठित नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक के आदेश दिए हैं। DM के इस कड़े रुख के बाद सोन नदी के किनारे अवैध उत्खनन में जुटे सफेदपोशों और माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक कार्रवाई की नींव वरीय पुलिस अधीक्षक पटना की उस गोपनीय रिपोर्ट पर टिकी है, जिसमें रानीतालाब थाना अंतर्गत संचालित घाट संख्या 13 की काली सच्चाई उजागर की गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि कटारी घाट से हर रात सैकड़ों ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर बिना किसी वैध चालान के बालू की तस्करी कर रहे हैं। इस अवैध खेल से जहां राज्य सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है, वहीं सोन नदी का अस्तित्व भी खतरे में है। नवादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईंधन संरक्षण और एयर कंडीशनर के सीमित उपयोग की अपील का नवादा में कोई असर नहीं दिख रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए जनता से छोटी छोटी बचत का आग्रह कर रहे हैं, वहीं नवादा जिले के सांसद, विधायक और रसूखदार अधिकारी इस आह्वान को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। जिले के सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के बाहर नेताओं और अफसरों की लग्जरी गाड़ियां घंटों खड़े होकर चालू इंजन के साथ AC की ठंडक बिखेर रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
सहनी के स्वागत में हजारों की संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिससे पूरा इलाका सन ऑफ मल्लाह के नारों से गूंज उठा। इस दौरान निकाली गई विशाल बाइक रैली ने न केवल वीआईपी पार्टी की सांगठनिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि आगामी राजनीतिक बदलाव के संकेत भी दिए। राजधानी पटना में संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 14 मई गुरुवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक पटना के शहरी क्षेत्रों में ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान सायरन बजते ही लोगों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद करनी होंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक पूर्व निर्धारित अभ्यास है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और मॉक ड्रिल को गंभीरता से लेने की अपील की है, ताकि किसी वास्तविक आपदा या हवाई हमले जैसी स्थिति में प्रशासन और आम लोग बेहतर तरीके से तैयार रह सकें। पटना के बिहटा स्थित प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने एक बार फिर रोजगार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। देश के विख्यात टाटा समूह की कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा आयोजित कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में संस्थान के कुल 21 छात्रों ने अपनी जगह पक्की की है। इस सफलता के बाद संस्थान परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल है। इस प्लेसमेंट प्रक्रिया का नेतृत्व कंपनी के एचआर प्रतिनिधि रोहित लामखड़े ने किया, जिन्होंने छात्रों के तकनीकी कौशल और साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन किया। चयनित 21 विद्यार्थियों में बीटेक के 7 और डिप्लोमा के 14 छात्र शामिल हैं। विशेष बात यह है कि सभी चयनित छात्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संकाय से हैं, जो संस्थान की तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। पटना पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और सीवान के रघुनाथपुर से विधायक ओसामा शहाब को पटना उच्च न्यायालय से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ओसामा के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से विधायक को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित मामले की केस डायरी की मांग की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की गंभीरता और तथ्यों को समझने के लिए केस डायरी का अवलोकन आवश्यक है। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद घोषित हुए परिणामों में इस बार कुल पास प्रतिशत 85.20% दर्ज किया गया है। देश भर में 17,80,365 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 17,68,968 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 15,07,109 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार पास प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.39% था। रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। वहीं 94,28 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 17,113 विद्यार्थियों ने 95% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। सीबीएसई के अनुसार इस वर्ष 1,63,8,0,1,63,800 छात्रों को कंपार्टमेंट मिला है। कंपार्टमेंट प्रतिशत के मामले में प्रयागराज रीजन सबसे ऊपर रहा, जहां 16.76% छात्रों को कंपार्टमेंट मिला। इसके बाद दिल्ली ईस्ट, बेंगलुरु और पंचकूला का स्थान रहा। पेट्रोलियम पदार्थों की बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक अनुकरणीय पहल की है। विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने एक विशेष अपील जारी करते हुए विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के तेल आयात को कम करना और प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने में योगदान देना है। मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह निर्णय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील से प्रेरणा लेकर लिया गया है। पंचायती राज विभाग अब पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करेगा। इस कदम को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पटना बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग ने राज्य भर में लंबित दाखिल खारिज के मामलों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश दिया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
सरकार के इस सख्त कदम से अंचल कार्यालयों में लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में याद दिलाया है कि दाखिल खारिज के लिए समय सीमा पहले से ही तय है। नियमों के मुताबिक अविवादित मामलों का निपटारा 35 दिनों में और विवादित मामलों का 75 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। इसके बावजूद विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई अंचलों में मामले न केवल 75 दिन बल्कि 120 दिनों से भी अधिक समय से लंबित हैं। विभाग ने इसे कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही और शिथिलता करार दिया है। बिहार सरकार ने महिलाओं और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत अब बिहार में महिलाएं अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदती हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। सरकार ने साल 2030 तक बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार बिहार में बिकने वाले नए वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने की योजना बनाई गई है। सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं बल्कि दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10,000 रुपये की सहायता मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आगामी 25, 26 और 27 मई 2026 को पटना के ज्ञान भवन में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। विभाग के सचिव डॉ. कौशल किशोर ने इस संबंध में बताया कि इस मेले के माध्यम से लगभग 20,000 युवाओं को मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है। इस रोजगार मेले में स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों की 100 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थाएं शिरकत करेंगी। इनमें अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्ड हॉस्पिटल, MGM कॉलेज, मेडिमिक्स, हेल्थ केयर और केयर फर्स्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। विभाग के अनुसार यह मेला न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा, जो बिहार के श्रम बल के लिए एक बड़ा अवसर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।